नेक्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल मेथड्स। सेकंड चैप्टर मैथमेटिकल मेथड जो है बेसिकली दो पार्ट के अंदर डिवाइड करके दिया हुआ है हम लोगों को। ठीक है, एक पार्ट जो है वो है इसका स्केलर एंड वेक्टर। इसके अंदर हम लोग स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी देखेंगे। और सेकंड पार्ट जो दिया है वो कैलकुलस है। कैलकुलस को हम लोग बाद में देखते हैं। स्केलर और वेक्टर के अंदर स्केलर क्वांटिटी क्या रहती, वेक्टर क्वांटिटी क्या रहती, उसकी सिर्फ डिफाइन करके दिया हुआ है और बाकी सारी चीजें वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर है। पूरा मतलब ऑलमोस्ट इस चैप्टर का 80% पार्ट स्केलर वेक्टर पर है और स्केलर वेक्टर का 80 में से 75% पार्ट सिर्फ वेक्टर के ऊपर है। ठीक है, तो ये वेक्टर ही हम लोग को समझना है। और ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ये मैथ के अंदर तुम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उतने देखेंगे जितना हम लोगों को फिजिक्स के अंदर रिक्वायर्ड रहता। ठीक है, अब स्केलर एंड वेक्टर के अंदर दो पार्ट है, एक है वेक्टर एडिशन और दूसरा है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी वेक्टर का डिवीजन नहीं होता, वेक्टर की सिर्फ एडिशन हो सकती या फिर वेक्टर का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन हो सकता, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकती या फिर मल्टीप्लिकेशन हो सकता, उसका डिवीजन नहीं होता। राइट, तो यहाँ पर डिवीजन नहीं है। तो वेक्टर का हमारे पास एक तो क्या होगा, एडिशन होगी या फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन के अंदर तीन है, आगे हम लोग उसको देखेंगे। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम लोग को तीन टाइप के मल्टीप्लिकेशन देखना है। किसी भी वेक्टर को हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वेक्टर को अगर हम लोग ने किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, वेक्टर को अगर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए हम लोग को दो अलग और पार्ट मिलेंगे, जिसके अंदर एक रहेगा स्केलर प्रोडक्ट जिसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं और दूसरा होगा वेक्टर प्रोडक्ट जिसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि स्केलर एंड वेक्टर क्या रहता। कैलकुलस को हम लोग चैप्टर के एंड में ही देखेंगे क्योंकि वो एंड का टॉपिक है। अब स्केलर और वेक्टर एक्चुअल के अंदर ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या ये है, फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग को फंडामेंटल और डिराइव्ड से कंपेयर नहीं करना है। वो फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव्ड क्वांटिटी वो अलग है, वो अलग बेसिस के ऊपर से। ये जो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी है ये डायरेक्शन की बेसिस पर है। अब इसके अंदर ऐसा होगा कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल भी आएंगे, डिराइव्ड भी आ जाएगी। वेक्टर क्वांटिटी के अंदर फंडामेंटल भी आ सकती है, डिराइव्ड भी आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्केलर और वेक्टर ये अलग अलग क्वांटिटीज है। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी इन दोनों के अंदर हम लोग यूज करेंगे वैल्यूज का। वैल्यूज मतलब मैग्नीट्यूड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को। ठीक है, किसको यूज करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, तो स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, जिसके अंदर क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसके मेजरमेंट के लिए, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलेंगे उसे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, और ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी, ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज होगी उसे हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। उसे क्या करेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या, the quantity which have magnitude only, the quantity which have magnitude only for their measurement is called as scalar quantity. ठीक है, the quantity which have magnitude only for their measurement is called as a scalar quantity. और फिर वेक्टर क्वांटिटी से हम लोग किसे बोलेंगे, the quantity which have magnitude as well as direction. ठीक है, the quantity which have magnitude as well as direction for their measurement is called as a vector quantity. समझ में आया, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग किस तरह से समझेंगे, इसके एग्जांपल समझ में आएगा। तो सपोज करो कि हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास। ठीक है, नंबर 2 फॉर एग्जांपल डेंसिटी। नंबर 3 फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस। तो ये जो क्वांटिटीज है ये क्वांटिटी को डायरेक्शन नहीं रहेगी, इस क्वांटिटी को जो है डायरेक्शन नहीं होगी। और जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, तो ये जो क्वांटिटीज है इनको डायरेक्शन होगी, इनको क्या रहेंगे, डायरेक्शन होगी। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट, एनी आइडिया अबाउट इट?
द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के अंदर शॉर्टेस्ट पाथ जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हम लोग को यहां से निकलकर उस विंडो के बाहर जाना है, कैसे जाएंगे? सीधा चल के विंडो के बाहर चले जाएंगे? नहीं, तो फिर पहले डोर के बाहर निकलेंगे, ठीक है, स्ट्रेट जाएंगे, देन राइट टर्न लेके हम लोग उस शटर तक के जाएंगे, देन वहां से नीचे उतरने के बाद राइट टर्न लेके इस पॉइंट तक आएंगे, फिर वहां से राइट टर्न लेके इस पॉइंट तक आएंगे। तो ये जो टोटल कवर हुआ इसे क्या कहेंगे हम लोग, डिस्टेंस, ठीक है, दैट इज अ टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज कॉल्ड एज अ डिस्टेंस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। और जाना कहां पे हम लोग को, इस पॉइंट पे जाना है। अब उस पॉइंट पे यहां से लेकर तो वहां तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हम लोग को डायरेक्शन भी बतानी होती है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए क्या होती है, डायरेक्शन। अब मुझे बताना है कि उस पॉइंट पे जाना है, तो सिर्फ ऐसा बोलूंगा मुझे उस पॉइंट पे जाना है, तो क्या समझ में आएगा? अब वो उस पॉइंट ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब एग्जैक्टली वही पॉइंट बताना है तो हम लोगों को डायरेक्शन भी बतानी होंगी, ठीक है। तो डायरेक्शन भी बतानी होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता, राइट, इस पे डिपेंड करता, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ, वेलोसिटी भी वैसे ही होगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड पे डायरेक्शन भी। अब मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, तो यहाँ से वहां तक का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो रहेगा, अगर इसे हम लोग बोलेंगे 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर, ठीक है। अब डायरेक्शन बतानी है, तो कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन पता ही नहीं किया, कौन सी डायरेक्शन है, सन कहां से निकल रहा है, इससे निकल रहा है ना, तो ये ईस्ट होंगे, उसके अपोजिट की क्या रहेंगी, तो हम लोगों को डायरेक्शन बताएं तो कौन सी डायरेक्शन है, ये वेस्ट। तो 5 मीटर टू वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर 3 चीज हम लोग को मिली। नंबर 1 ये चीज, ये क्या है, मीटर, मतलब ये हो गया इसका यूनिट। वेस्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया इसकी डायरेक्शन। और इसके बाद ये जो नंबर मिला है, इस नंबर को हम लोग बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। अब यूनिट तो हम लोग को वेक्टर क्वांटिटी में भी मिलेगा और स्केलर में भी मिलेगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं। यूनिट हम लोग को सभी फिजिकल क्वांटिटी में मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या मिल रहा है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल रही है। क्या मिल रहा है इसके अंदर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिल रही है। इसे हम लोग ने इसे क्या कहा, वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहा इसे हम लोग ने, वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज कॉल्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर हम लोग ने मास की बात करें, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि 5 kg शुगर, ठीक है, 5 kg शुगर। अब यहां पर जो है मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर ये जो वैल्यू दी है 5, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ठीक है। केजी क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। यहाँ पर डायरेक्शन है क्या, नहीं है ना डायरेक्शन, यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। शुगर तो है बट मैग्नीट्यूड है, राइट है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड है। शॉप के ऊपर गए और शॉप पे जाने के बाद उसको बोले कि 5 kg शुगर दो, तो वो ऑब्वियसली दे देगा। लेकिन अगर वहां पे जाके बोले कि गिव मी द 5 किलोग्राम शुगर इन द दिस डायरेक्शन, चलेगा क्या, मजा मला 5 किलो साखर द्या उत्तर से दिशेला, चालेल तसं, तो तुमचे कान पट्टीत देईल, है का नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग ऐसा बोलेंगे उसको कि 5 किलो शक्कर दो इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन के अंदर, नहीं, वहां पे सिर्फ क्या बोलेंगे 5 किलोग्राम शुगर, ओके। तो यहाँ पर हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं, मतलब उसके अंदर डायरेक्शन है ही नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, स्केलर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी which have magnitude only for the measurement is called as a scalar quantity. And what is vector quantity, the quantity which have magnitudes as well as direction is called as a vector quantity. समझ में आ गया सभी को, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
इतना राइट कर लो पहले, फिर हम लोग उसको समझ लेते हैं। स्केलर एंड वेक्टर, राइट ऑन दिस। तो बस सबसे पहला पॉइंट तो याद ही रहेगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। इसके बाद फिर एक पॉइंट हम लोग को ये लिखना रहेगा, एग्जांपल लेंथ मास टाइम वॉल्यूम जो भी है, और इसकी एग्जांपल 2 पॉइंट तो यही हो गए। अब तीसरा पॉइंट कोई भी ऐड कर लो इन में से। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्केलर क्वांटिटी कैन बी और सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अब जो स्केलर क्वांटिटी है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम शुगर है और 3 किलोग्राम शुगर है, टोटल कितनी हो गई, कितनी हो गई, 8 किलोग्राम हो गई, है ना। कुछ हम लोग को यहाँ पे कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा क्या, नहीं। कोई एंगल लगाना पड़ा क्या, डायरेक्शन देखनी पड़ी क्या, कुछ नहीं। तो डायरेक्टली क्या हो गई, ऐड हो गई। तो जो अलजेब्रा के जो भी रूल्स है उस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय द ज्योमेट्रिकल मतलब ग्राफिकल मेथड और वेक्टर अलजेब्रा। अब ये किस तरह से ऐड होगा, किस तरह से सब्ट्रैक्ट होगा, उसका हम लोग आगे एडिशन के तो देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हमारे पास कोई 2 वेक्टर्स हैं, राइट। सपोज दैट एक ये वेक्टर है, वेक्टर p विच इज इक्वल टू 3, और ये दूसरा वेक्टर है विच इज वेक्टर q विच इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों की एडिशन से हम लोगों को टोटल कितना वेक्टर मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 वेक्टर मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 वेक्टर मिलेगा। दोनों ऐड होंगे, हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। बट अगर एक वेक्टर है यहाँ पर 3 और एक वेक्टर यहाँ पर है 2, अब कितना मिलेगा हम लोगों को, विच इज कितना मिलेगा। अब यहाँ पर होगा सब्ट्रैक्शन, क्या होगा यहाँ पर, सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो कितना मिलेगा रिजल्टेंट, 1 मिलेगा। और ये 1 की जो डायरेक्शन कौन सी होगी, जो बिग वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी। बट अगर वेक्टर ऐसे रहा, ये रहा 3 और ये रहा 2, अब इसकी से ऐसे ऐड कैसे करेंगे, तो इसके लिए कुछ रूल्स है, ठीक है, जो हम लोग आगे देखेंगे। दैट इज द वेक्टर लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन, ये सारे कुछ रूल्स है। उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी हम लोग डायरेक्ट ऐड कर लेंगे, बट वेक्टर क्वांटिटी के लिए कुछ मेथड्स है, कुछ वेक्टर अलजेब्रा है, उसे हम लोग को लर्न करना रहेगा। नेक्स्ट, इट हैज नो प्रॉपर सिंबल। किसी भी स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए कोई प्रॉपर सिंबल नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, उससे रिप्रेजेंट करेंगे, मास को रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे। बट अगर किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल एरो। जैसे हम लोग को क्या करना है, एरो से रिप्रेजेंट करना है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, अगर किसी वेक्टर p क्वांटिटी रिप्रेजेंट करना है तो p के ऊपर हम लोग को एक एरो बनानी होगी, ठीक है, या फिर वो जो p है उसके ऊपर एक डॉट बनाना होगा, या फिर उस क्वांटिटी को हम लोगों को इस तरीके से बोल्ड टाइप बनाना होगा। इसका मतलब होता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब क्या है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम लोग की बुक के अंदर और पूरे सिलेबस के अंदर जो है वेक्टर क्वांटिटी को एरो से रिप्रेजेंट किया गया है। किससे रिप्रेजेंट किया गया है, एरो से रिप्रेजेंट किया गया। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी जगहों पर वेक्टर क्वांटिटी को एरो से ही रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेस्ट तो ये है कि एरो से ही रिप्रेजेंट करना है, बट हमारे पास डेरिवेशन इतनी होती है, पेपर के अंदर राइट करना होता है, टाइम जो है वो कम पड़ता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि क्वांटिटी को सिर्फ ऊपर एक लाइन बना देते हैं। एरो नहीं भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा, बट बेस्ट यही है कि एरो बनानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट, द डिवीजन ऑफ अ स्केलर बाय अनदर स्केलर इज वैलिड। अगर किसी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी को हम लोग ने दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड करें, ठीक है, किसी स्केलर क्वांटिटी को और एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ उसको जो है वैलिड आंसर मिलेगा, ठीक है। उससे हम लोग क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ का वैलिड आंसर मिलेगा किसी भी स्केलर क्वांटिटी को। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक क्वांटिटी है मास, सपोज करो हमारे पास एक क्वांटिटी है मास, ठीक है, जो कि है 1000 किलोग्राम। कितना है, 1000 किलोग्राम। हम लोगों ने क्या किया, इसे कोई दूसरी वेक्टर क्वांटिटी से, स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल दूसरी स्केलर क्वांटिटी है वॉल्यूम, जो कि है फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब। क्या है ये, 1 मीटर क्यूब। तो इन दोनों के डिवीजन से हम लोगों को कुछ आंसर मिलेगा, जो कि रहेगा 1000 किलोग्राम पर
मीटर क्यूब, और ये चीज रहेंगी डेंसिटी। ये क्या होंगी? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू, तो किसी भी दो स्केलर क्वांटिटी को हम लोगों ने डिवाइड किए तो इसका कुछ ना कुछ हम लोग को वैलिड आंसर मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ क्या मिलेगा, इसका वैलिड आंसर मिलेगा। बट अगर हम लोगों ने किसी दो वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है फोर्स, एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी एक्सेलरेशन, तो ऐसा कोई फॉर्मूला देखे कभी? देखे कोई फॉर्मूला जो दोनों वेक्टर क्वांटिटी का डिवीजन हो? नहीं, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो किसी वेक्टर क्वांटिटी को दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इनवैलिड रहेगा। तो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी दूसरे वेक्टर क्वांटिटी से कोई हम लोग को वैलिड रिजल्ट नहीं देगा, विच इज नॉट वैलिड, जो कि इनवैलिड होगा। अब बात एग्जांपल समझ में आ गया? व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? which have magnitude only, and what is the vector quantity? Which have magnitude as well as direction. Vector quantity example, vector quantity example, displacement, velocity, acceleration, force, and भी बहुत सारे etc. Scalar quantity example, length, mass, time, volume, है ना, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, वो याद रखने हैं। ठीक है, डेंसिटी है, तो ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज है। और बाद में फिर ये डिफरेंस अगर आया तो इस तरह से राइट करना रहेगा। अब हम लोग उसको डिटेल में समझ लेंगे कि इसके अंदर हम लोग कौन कौन से पॉइंट देखने हैं। तो स्केलर और वेक्टर को समझ, अब यहाँ से हम लोग जो भी देखेंगे वो सारे ही वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर कौन कौन से वेक्टर्स आते हैं और उसको हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे वो हम लोग को देखना है। ठीक है, राइट डाउन सम डेफिनेशंस, एक एक राइट करेंगे। सम बेसिक डेफिनेशंस regarding vector. Number 1, null vector in bracket zero vector. Number 1, null vector in bracket zero vector. Continue. A vector which have zero magnitude, a vector which have zero magnitude with particular direction is called as zero vector. With particular direction is called as zero vector. Is called as zero vector. Full stop. ओके, अब जीरो वेक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं ये समझ लेंगे, फिर हम लोग इसका एक एग्जांपल राइट कर लेते हैं। तो जीरो वेक्टर मतलब कैसा वेक्टर होता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन होगी तभी तो वो वेक्टर होगा। अगर डायरेक्शन ही नहीं हो तो वेक्टर कहां से होगा? ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन होगी बट उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? जीरो रहेगा। उसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? जीरो मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट किया है ना, मोशन किया, तो यहाँ पर डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, कौन सी चीज है? डिस्टेंस कवर हुआ और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, यस, और आगे गए मतलब स्पीड है, वेलोसिटी भी आ गई, और जीरो से कुछ ना कुछ हम लोग ने आगे आए फिर वापस जीरो हो गया, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन भी है ना, कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे हम लोग को मिली है। तो मतलब मैं इस पोजीशन पर हूं और मुझे उस पोजीशन पे जाना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करते हैं। तो मुझे अब इस पोजीशन से उस पोजीशन पे जाना है, मतलब मेरे पास डायरेक्शन है, यस और नो? डायरेक्शन है, बट मैं अभी गया नहीं उस पॉइंट पर, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है? जीरो है। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो उस रुके हुए ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा? जीरो रहेगा। कितना रहेगा? जीरो रहेगा। ठीक है, तो द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट पोजीशन, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ रेस्ट पोजीशन। ठीक है, राइट डाउन। फॉर एग्जांपल the displacement vector of an object, the displacement
vector of an object in rest position. Displacement vector of an object in rest position. In rest position. Stop. Okay, what do you mean by velocity? Any idea? किसे कहते हैं velocity? डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट डिस्टेंस हो गया. वेलोसिटी मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. फॉर एग्जांपल मैं इस पोजीशन पर है, इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, आगे और का डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है या चेंज हो रहा है? चेंज हो रहा है. पहले डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर था, फिर 2 मीटर हो गया, फिर 3 मीटर हो गया फॉर एग्जांपल. और यहाँ पर टाइम भी बढ़ते आ रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड. तो देयर इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. जैसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसे? वेलोसिटी बोलेंगे. ठीक है. व्हाट इज एक्सेलरेशन? वेलोसिटी के अंदर चेंज होना. एक्सेलरेशन मतलब क्या? वेलोसिटी में चेंज होना. किसके साथ? टाइम के साथ. किसके साथ? टाइम के साथ. अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के साथ, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज अ एक्सेलरेशन. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, ऐसी है कांस्टेंट है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है. तो 0 एक्सेलरेशन ऑफ अ कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट. कांस्टेंट मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना रहेगा? 0 रहेगा. ये भी 0 वेक्टर की एग्जांपल हुई. ठीक है. राइट डाउन एग्जांपल नंबर 2. 0 acceleration of n. 0 acceleration of n uniform moving object. Uniform, UNIFORM, uniform moving object. Uniform moving object. Crystal. ठीक है. What do you mean by null vector? The vector which have with a particular direction is called as a null vector और zero vector. दोनों बोल सकते हैं. पेपर के अंदर क्वेश्चन आया zero vector तो भी ये राइट करना है. पेपर के अंदर क्वेश्चन आया what is null vector तो भी ये राइट करना है. पेपर में क्वेश्चन आया give me the example of the null vector तो भी इसी एग्जांपल राइट करना है ना. तो ये हो गया zero vector, null vector. सेकंड हमारे पास है equal vector. Write down number 2. Equal vector. Equal vector. Continue. The two vectors TWO. The two vectors. The two vectors which have same magnitude. Which have same magnitude and same direction. Same magnitude and same direction is called as equal vector. Is called as equal vector. Next line. For example, vector P and vector Q are equal vectors. ये राइट करो, उसके बाद ये ड्रॉ करो. Vector P and vector Q are equal vectors. Parallel vector. Write down. The two vector which have same direction is called as parallel vector. Is called as
parallel vector. Write down vector P and Q are parallel vector. Number 4, negative vector. Write down the two vectors which have same magnitude but opposite in direction is called as negative vector or opposite vector. Negative vector or opposite vector. Next line, for example, vector P and Q are opposite vectors. Vector P and Q are opposite vectors. Next, resultant vector. Write down. ये दोनों राइट कर लो पहले, फिर हम इसको दोनों को एक साथ समझ लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. राइट डाउन. A single vector which produce the same effect. A single vector which produce a same effect as produced by all other vectors is called as resultant vector. Next line, for example, फटाफट ड्रॉ करो, टाइम कम है बस. Next line, the vector R is a resultant vector of is a resultant vector of vectors A vector, B vector, C vector and D vector. Position vector. Continue. A vector which gives a position of a particle with respect to origin is called as position vector. Full stop. ओके. रिजल्टेंट वेक्टर में कुछ प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आ रहा है. रिजल्टेंट वेक्टर हम लोगों ने क्या लिखे, एक ऐसा सिंगल वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि सभी वेक्टर मिलके बनाएंगे. जैसे ये सभी वेक्टर जो है, ठीक है, ये मिलके जितना वेक्टर्स बना रहे उतना ही अकेला बना रहा. ठीक है, इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोला. A single vector which produce the same effect as produced by the all other vectors is called as a resultant vector. I think मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी. अब समझना है पोजीशन वेक्टर क्या रहता है, क्योंकि ये समझ में नहीं आता बहुत सारों को. तो पोजीशन वेक्टर मतलब एक ऐसा सिंगल वेक्टर रहेगा जो कि पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उर्दू मीडियम स्कूल की पोजीशन बतानी है तो यस और नो. चलो, तो इस कंडीशन के अंदर हम लोगों ने क्या कंसीडर किए कि जो ओरिजिन है उस ओरिजिन को हम लोग ने निम्नजरी नाका कंसीडर किया.
ओरिजिन क्या कंसिडर किए, निमजरी नाका कंसिडर किए। अब निमजरी नाके से ये डायरेक्शन उधर जा रही है, ये डायरेक्शन इधर जा रही है, जो नीचे वो ये साइड है, और ये जो जा रही है वो उस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो उस डायरेक्शन से सीधा जाना है। सीधा जाने के बाद क्या करना है, राइट टर्न लेके ऊपर चढ़ना है। तो राइट टर्न लेके ऊपर चढ़ना है मतलब इस पोजीशन पे जाना है, और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को उर्दू मीडियम स्कूल मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये इस तरह से इसने डायरेक्शन बताया, मतलब ये क्या बताया इसने, पाथ बताया एक्चुअल में, डायरेक्शन नहीं। और डायरेक्शन अगर बतानी है तो इस पोजीशन पे उर्दू मीडियम स्कूल है। ठीक है, अब इस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वेक्टर का यूज करेंगे जो कि निमजरी से स्टार्ट होगा और यहां पर जाके एंड होगा। ठीक है, जो कि क्या होगा, जो हम लोग ने ओरिजिन कंसीडर किए उस ओरिजिन से स्टार्ट होगा और उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये एक ऐसा सिंगल वेक्टर है, एक्चुअल के अंदर यहाँ पर हम लोग को बहुत सारे वेक्टर मिले, तो हम लोग ने नॉर्मल से डायरेक्शन कंसीडर किए। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि हम लोग को निमजरी में से हम लोग की स्कूल की डायरेक्शन बतानी है फॉर एग्जांपल, है ना। ये निमजरी नाका है, ये जो रोड जा रहा है वो नीचे जा रहा है, ये राइट में जा रहा है, लोग सीधा जा रहे हैं, तो हम लोग को इस डायरेक्शन में आना होगा। यस और नो। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस पोजीशन से थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फिर यहां से ऊपर चढ़ेंगे, ये ऊपर आए, ऊपर आने के बाद फिर क्या होंगे और पीछे आएंगे, मतलब इधर आए। ठीक है, इधर आने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग अपनी स्कूल मिलेंगे। यस और नो। ठीक है, तो ये स्कूल है। अब इस स्कूल का इस पॉइंट से यहां तक के ये जो वेक्टर होगा इसे बोलेंगे हम लोग पोजीशन वेक्टर। समझ में आया, पोजीशन वेक्टर क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल की या फिर किसी भी चीज को पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन से लेकर, ओरिजिन से उस पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर हम लोग को बहुत सारे वेक्टर्स मिले, लेकिन एक ऐसा सिंगल वेक्टर रहेगा जो कि उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसे हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। समझ में आया, यस और नो। क्लियर हुआ, पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, अ सिंगल वेक्टर या फिर अ वेक्टर व्हिच प्रोड्यूस व्हिच a vector which gives the position of the particle with respect to origin, which gives the position of the particle with respect to origin। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर का इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और इस पॉइंट से कितना डिस्टेंस है, मतलब ये एक्स एक्सिस के ऊपर कितने डिस्टेंस के ऊपर है, 10 मीटर है, 20 मीटर है, 100 मीटर है, और ये रोड से कितने डिस्टेंस के ऊपर है। तो उस पॉइंट पोजीशन के ऊपर जाने के बाद हम लोग को वो वेक्टर मिलेगा। इसी बेसिस के ऊपर से हम लोग को जो मैप की जो पोजीशंस रहते हैं वो डिसाइड होते हैं, है ना। उसके जो पोजीशन लिखे होते हैं ना, इतना नॉर्थ ईस्ट 3 4 उसके लाइन के अंदर जो इसके पोजीशंस लिखे होते हैं, तो वो क्या रहता है, पोजीशन बता रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर मतलब क्या, अ सिंगल वेक्टर या फिर अ वेक्टर व्हिच गिव्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज कॉल्ड एज अ पोजीशन वेक्टर। जैसे हम लोग क्या बोलेंगे, समझ में आ गया, क्लियर है, कुछ डाउट किसी को। तो लास्ट पॉइंट के अंदर हम लोग ने बेसिक डेफिनेशंस देखे थे, उस बेसिक डेफिनेशन की बेसिस के ऊपर से अब हम लोग वेक्टर को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, और एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर कौन कौन से लॉज मिलते हैं वो हम लोग को देखना है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, एडिशन हम लोग किस टाइप के वेक्टर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो एडिशन ऑफ वेक्टर के अंदर ओनली द वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी एडेड। जो वेक्टर सेम टाइप के होंगे सिर्फ उस वेक्टर को हम लोग ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेक्टर हम लोग ने लिए फोर्स वेक्टर, और दूसरा भी फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर को फोर्स वेक्टर से ही ऐड करेंगे। एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ ही ऐड हो सकता। एक वेलोसिटी है, दूसरी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड करेंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग फोर्स को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करें या फिर वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ ऐड करें। हम लोग ऐड की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो वेक्टर को हम लोग सिर्फ सेम टाइप के वेक्टर को ही ऐड कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, तो एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर v1 इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक और वेलोसिटी है, सपोज करो वेलोसिटी v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। कितनी है,
5 मीटर पर सेकेंड है। अब इनको हम लोग को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल हमारे पास जो एडिशन का रूल है वो एडिशन का यूज करेंगे। देयरफॉर रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर v इज इक्वल टू 3 प्लस 5, देयरफॉर वेक्टर इज इक्वल टू विच इज 8। आगे चल के इसके अंदर पोजीशन भी आएगा, आगे हम लोग देखेंगे कि वो आई जे के एक्चुअल में होता क्या है, अभी सिर्फ ये तक ही समझ लीजिए। तो वेक्टर v क्या है हमारे पास 8 आया, आगे डायरेक्शन में आएंगे इसके अंदर, तो 8 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर मिला। A single vector which produce the same effect as produced by the all other vectors, that is the resultant vector। इसलिए हम लोग इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। सिमिलरली एक्सेलरेशन हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन को दूसरे एक्सेलरेशन के साथ हम लोग मल्टी ऐड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास दो अलग अलग क्वांटिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक हमारे पास फोर्स वेक्टर है, दूसरा एक्सेलरेशन वेक्टर है, इस टाइप के वेक्टर को हम लोग ऐड नहीं कर सकते। अगर अलग अलग टाइप का वेक्टर होगा तो वो ऐड नहीं होगा, बट अगर सेम टाइप के वेक्टर होंगे तो वो इजीली ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो ओनली सेम टाइप ऑफ वेक्टर कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट। तो सेम टाइप ऑफ वेक्टर को हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। राइट डाउन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। Right on. Only same type of vector, only same type of vector can be added, only same type of vector can be added। फॉर एग्जाम्पल करके राइट करो। अब और वेक्टर को हम लोग सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे वो भी हम लोग देख लेते हैं। जनरली वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन के साथ। अभी हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज देख लिए, बट अगर हम लोग को डायरेक्शन अगर दी रही तो डायरेक्शन को हम लोग किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक वेक्टर अपने पास है, दैट इज ये वेक्टर है, वेक्टर p इज इक्वल टू 5, वेक्टर p इज इक्वल टू 5, और एक वेक्टर है वेक्टर q इज इक्वल टू 3, वेक्टर q इज इक्वल टू 3। ये दोनों की हम लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है। क्या करना है, एडिशन करना है। अब ये जो दोनों वेक्टर है ये पैरेलल वेक्टर है या इक्वल वेक्टर है, कितना बजा, पैरेलल वेक्टर है या इक्वल वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है ये, इक्वल है कि ये, क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड भी सेम रहता तो हम लोग इसे इक्वल वेक्टर पैरेलल दोनों बोल सकते थे, बट ये इक्वल वेक्टर नहीं है, ये पैरेलल वेक्टर है, राइट। अब इन पैरेलल वेक्टर को हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। देयरफॉर इन दोनों से हम लोगों को रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर विच इज वेक्टर r इज इक्वल टू 5 प्लस 3 8। समझ में आया। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई दो और वेक्टर्स है, सपोज दैट एक वेक्टर हमारे पास है वेक्टर, ये है वेक्टर p, ये वेक्टर p इज इक्वल टू 5, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर हम लोग ने लिए वेक्टर q इज इक्वल टू 2, वेक्टर q इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग को ऐड ही करना है। क्या करना है, ऐड करना है। अब ये दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर है, नेगेटिव वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये, नेगेटिव वेक्टर है, एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल है ये। एंटी पैरेलल मतलब द टू वेक्टर विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या, तो ये एंटी पैरेलल हुआ क्या, नहीं, मतलब ये नेगेटिव नहीं हुआ बट एंटी पैरेलल हुआ। एंटी पैरेलल मतलब क्या, द टू वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। अब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों का डायरेक्शन कैसी है, एग्जैक्टली अपोजिट है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोग इनकी एडिशन तो बोलेंगे बट एक्चुअल के अंदर इसका सब्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इसका सब्ट्रैक्शन होगा, राइट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इन दोनों वेक्टर में से, वेक्टर p और वेक्टर q में से किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है हमारे पास, विच इज इक्वल टू 5।
और वेक्टर क्यू का मैग्नीट्यूड कितना है 2, तो 5 माइनस 2 करेंगे, राइट। 5 माइनस 2 कितना आएगा 3। अब 3 की डायरेक्शन कहाँ पे आएंगी, पी की डायरेक्शन में आएंगी या क्यू की डायरेक्शन में आएंगी, पी की डायरेक्शन में, बिकॉज ऑफ उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग को मिलेगा r इज इक्वल टू विच इज 3। समझ में आया। तो इसे हम लोग बोलते हैं वेक्टर एडिशन और वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब ये हम लोगों को कब मिला, जब वेक्टर एग्जैक्टली सेम या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। कैसे होंगे, एग्जैक्टली सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। ओके, राइट डाउन व्हेन टू वेक्टर्स are in same or opposite direction, same or opposite direction। ये दोनों एग्जांपल राइट करो। फॉर एग्जांपल तो यहां पर हम लोग देखें कि अगर वेक्टर्स टू वेक्टर्स या फिर से ज्यादा भी हो सकते हैं, इफ द टू वेक्टर्स व्हिच हैव सेम और अपोजिट डायरेक्शन, उसे हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं वेक्टर समेशन। तो वेक्टर समेशन के अंदर अगर सेम डायरेक्शन के अंदर होती है एडिशन होगी, और वेक्टर समेशन के अंदर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगी तो उसका सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो दो वेक्टर्स लिए उन वेक्टर की डायरेक्शन कैसी होंगी, एक तो सेम होगी या फिर अपोजिट डायरेक्शन होगी। बट अगर ऐसे कंसिडर किए कि हमारे पास वेक्टर जो है उन वेक्टर की डायरेक्शन न सेम है न अपोजिट है, ठीक है। अगर हम लोगों ने ऐसे कंसिडर किए जिनकी वेक्टर की डायरेक्शन कैसी है, न सेम है न अपोजिट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर कंसीडर किए और एक ये वेक्टर कंसीडर किए। अब इनकी डायरेक्शन सेम है क्या, अपोजिट है क्या, नहीं। अभी डायरेक्शन सेम भी नहीं है, अपोजिट है। अब इस टाइप के वेक्टर को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो इस टाइप के वेक्टर को ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल लॉ है जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। राइट डाउन, पहले राइट करो फिर हम लोग समझ लेते हैं व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आंसर में राइट करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका स्टेटमेंट राइट करेंगे, पूरा राइट करो एज इट इज। ये हमारे पास है वेक्टर एडिशन का एक लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या दिया हुआ है कि अगर हमारे पास ऐसे दो वेक्टर है जिनका डायरेक्शन सेम या फिर अपोजिट नहीं है, तो उसे हम लोग ऐड ट्रायंगल लॉ से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट हो रहे तो if the two vector is starting from the different points and they have not a same or opposite direction, तो हम लोग उसको किस तरह से ऐड करेंगे, किस तरह से उसके एडिशन करेंगे। तो सपोज करो यहाँ पे हम लोग ने दो वेक्टर कंसीडर किए, ये एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर हम लोग ने यहाँ पे कंसीडर किया फॉर एग्जांपल, और एक हम लोग ने यहाँ पर जो है ये दूसरा वेक्टर कंसीडर किया, ठीक है। इन दोनों की जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट डायरेक्शन है, दोनों की डायरेक्शन कैसी है, डिफरेंट डायरेक्शन है। अब इसे हम लोग ऐड किस तरह से करेंगे, तो ऐड करने के लिए इन दोनों वेक्टर को हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। दोनों वेक्टर को क्या किया हम लोग ने, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर दिए। अब इस ज्वाइन करने के बाद अगर देखें तो अगर यहाँ पर हम लोग ने क्या किए, ये लाइन ड्रॉ कर दिए तो एक ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। अगर ये लाइन ड्रॉ की तो क्या बन जाएगा, ये ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये लाइन नहीं है तो ये एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल के दो साइड्स है ना। अगर ये लाइन नहीं है तो ये दोनों साइड कैसे है, एक इनकम्प्लीट ट्रायंगल के दो साइड्स है। If the two vectors are represent the two sides of a triangle, अगर ये दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो फर्स्ट वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर के लास्ट पॉइंट पे जाके एंड होगा, ठीक है। तो वो क्या रहेगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक वेक्टर को स्टार्ट करें और उसको यहाँ पे जाके हम लोगों ने क्या किया, उसको एंड किया। इस पॉइंट से हम लोग ने स्टार्ट करें और इस पॉइंट पे जाकर एंड किए, तो ये जो वेक्टर होगा इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे, रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि हमारे पास ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर है वेक्टर पी, ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर पी है, और ये कौन सा वेक्टर है, वेक्टर क्यू। तो ये जो वेक्टर होगा इसका, ये होगा इसका रिजल्टेंट वेक्टर, और ये इन दोनों के एडिशन होंगे वेक्टर p प्लस वेक्टर q। स्टेटमेंट समझ लेते हैं। इफ द टू वेक्टर्स ऑफ द सेम टाइप आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यहाँ पर सेम टाइप क्यों बोला है, क्योंकि हम लोग सिर्फ सेम टाइप के वेक्टर को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखे वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ही ऐड कर सकते हैं,
फोर्स को फोर्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या बोला है, सेम टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होना चाहिए, वो जीरो वेक्टर नहीं रहेगा, ठीक है, और इन डायरेक्शन मतलब वहां पर उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए, अगर डायरेक्शन नहीं होगी तो वो वेक्टर होगा क्या, नहीं होगा। तो इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, राइट, नाउ बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, अगर वो दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो दोनों ट्रायंगल, अगर वो दोनों वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, टेकन इन ऑर्डर, अब उसी ऑर्डर के अंदर हम लोगों ने उसको क्या किया, इस तरह से ड्रॉ किए, then their resultant is represented in magnitude and direction by the third side of a triangle, तो उसकी जो थर्ड साइड होगी वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो क्या होगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ कैसे करना है, तो वो ड्रॉ करने के लिए आगे हम लोग को और दिया हुआ है, ड्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, तो इसे हम लोगों ने फर्स्ट वेक्टर कंसीडर किए, तो इस वेक्टर के स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करेंगे एंड टू द एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर, और सेकंड पॉइंट के एंड पॉइंट तक इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट हुआ, तो हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर पी, दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू, उन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो उसका रिजल्टेंट, उसका ये जो थर्ड साइड है ट्रायंगल की, वो उसका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा। समझ में आ गया, ड्रॉ ए फिगर, फिगर ड्रॉ करो। अगर किसी ट्रायंगल के अगर कोई दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उस ट्रायंगल की थर्ड साइड होगी, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर एंड एंड पॉइंट ऑफ द लास्ट वेक्टर, ठीक है, या फिर सेकंड वेक्टर। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या करेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर वेक्टर हम लोग को इस तरीके से दिया रहा, एक वेक्टर हम लोग को दिया है कुछ इस तरीके से, ठीक है, और दूसरा वेक्टर हम लोग को दिया है कुछ इस तरीके से, ये दो वेक्टर्स है, इसका रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे, ये है वेक्टर P और ये है वेक्टर Q, यस, इसका स्टार्टिंग पॉइंट P पे लेके आएंगे इस तरीके से, मतलब ये जो रहेंगे इसका, फॉर एग्जांपल ये वाला यहां से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर, तो ये इसका रिजल्टेंट होगा, ये सब नो, ये रिजल्टेंट होगा। अगर इसको हम लोग राइट करना है वेक्टर R, तो कैसे राइट करेंगे, वेक्टर P माइनस Q या Q माइनस P, क्या राइट करेंगे, वेक्टर Q माइनस वेक्टर P, क्यों राइट करेंगे ऐसा, वाई, क्योंकि जो रिजल्टेंट वेक्टर है कौन से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो इस वेक्टर के लिए ये फर्स्ट वेक्टर होगा, ये सेकंड वेक्टर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जा रहा है ये भी, तो क्यों रहेगा, बट हम लोग को यहाँ से इस पॉइंट पे जाना है, लेकिन ये वेक्टर उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, और अपोजिट के लिए हम लोग नेगेटिव यूज करते हैं, तो ये बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है, बरोबर है। सिमिलरली एक वेक्टर हम लोग यहाँ पे और कंसिडर किए, ये वाला वेक्टर, अब इस वेक्टर को हम लोग और कैसे ऐड कर सकते हैं, ये वेक्टर को हम लोग और कैसे ऐड कर सकते हैं, बोलो, अगर इसे हम लोग ने ऐसे कर दिए तो चलेगा क्या, ऐसे हम लोग ने ऐसे कर दिया तो चलेगा, ये इक्वेशन राइट है, नहीं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयरफॉर वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर P माइनस वेक्टर Q, समझ में आया, ड्रॉ दिस फिगर। अब बचा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे, तो इसके ऊपर 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखना है कि क्वेश्चन कितनी मार्क्स के लिए पूछा हुआ है, स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही करके इसका क्वेश्चन आएगा। 1 मार्क्स के लिए अगर रहा तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट राइट करेंगे, क्या राइट करना है, स्टेटमेंट राइट करेंगे। बट अगर 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा है स्टेट द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो वहां पर क्या करना है, स्टेटमेंट राइट करेंगे, स्टेटमेंट राइट करने के बाद कोई एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है, स्टेटमेंट राइट करने के बाद कोई एक डायग्राम ड्रॉ करनी है इन तीनों में से, तो बेस्ट रहेगा कि ये वाली डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है, वेक्टर P वेक्टर Q वेक्टर R इज इक्वल टू P प्लस Q, कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हम लोग का ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ हम लोग ने दो वेक्टर्स देखे कि दो वेक्टर अगर सेम और अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हुए, इफ द टू वेक्टर्स आर नॉट इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन, देन इस टाइप से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर दो से ज्यादा वेक्टर हुए
तो उसको किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉइंट अपना पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट ऑन दिस। पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर इफ द नंबर ऑफ वेक्टर्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ वेक्टर्स जो है वो कौन कौन से वेक्टर्स है, जैसे ये वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है। अब इसका हम लोग को रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना है। तो अगर सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी होता, इन केस अगर सिर्फ वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दो ही वेक्टर होते, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहता, ओ क्यू रहता, विच इज ए प्लस बी, विच इज ए प्लस बी। अगर ओ क्यू और क्यू आर ये दो वेक्टर होते, मतलब ए प्लस बी और सी होता, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहता, वेक्टर ओ आर विच इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर ये दो वेक्टर होते, वेक्टर ओ आर और आर एस विच इज ए प्लस बी प्लस सी एंड ये डी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या रहता, विच इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसका मतलब इन सभी वेक्टर का जो रिजल्टेंट रहेगा वो ये रहेगा, वेक्टर ए बी सी डी, इन सभी की एडिशन जो है वो ये रहेगी, वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। हम लोग को यही तक के दिया हुआ है। इन केस अगर इसके आगे हम लोग देखें, इनमें से अगर किसी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, फॉर एग्जांपल सपोज करो कि ये जो वेक्टर सी है इसकी डायरेक्शन अगर हम लोगों ने क्या की अपोजिट कर दी, तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा, तो यहाँ पर किसमें चेंज आएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, समझ में आया। बट हम लोग को माइनस अप्लाई नहीं करना है, जैसे है वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हो गया कंप्लीट, चलो बाकी है कुछ, ओके एक बार रिवाइज कर लेते हैं।